काम सब अच्छा करते हैं और करना चाहते हैं, मगर आपने फिटमेंट किसका किस तरीके से किया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। में जब आप 12-15 साल क्रॉस करते हो राइट, देन यू हैव टू लर्न द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स आल्सो। इम्पोर्टेंट जो है कंटीन्यूअस लर्निंग, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं पढ़ाई कर लो। एडेप्टेबिलिटी आप में कितनी है, आप सीखने के लिए तैयार कित वैसे टेस्टर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है एनालिटिकल स्किल सेट और लॉजिकल स्किल सेट। थिंकिंग ये होती है कि अगर बग्स आ रहे हैं तो ही क्यूए काम कर रहा है, राइट? बट ये एक राइट थिंकिंग नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बग्स निकले। तो जेडी में आपको मिलेगा कि हमको एक सुपरमैन हायर करना है, करेक्ट? जो हाँ। जो जो वेब भी ऑटोमेट करेगा, एपीआई भी कर देगा, परफॉर्मेंस ऐसा ये नहीं होता। प्रोजेक्ट के लिए कहें या बजट के कंस्ट्रेंट होते हैं कि हर तरह का ऑटोमेशन हर प्रोजेक्ट में नहीं लिखा जाता। लेकिन एज़ अ टेस्टर नॉर्मली हमारा काम इतना प्रोजेक्ट नहीं होता क्लाइंट को। तो हम लोग क्या हुँ, कर हुँ। सकते हैं एज़ अ क्यूए कि हमारा काम भी प्रोजेक्ट हो क्लाइंट को और दिखे कि भई हाँ, टेस्टिंग टीम भी काम कर रही है। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है रोहित मेहता, जिनको 12 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज हम इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑटोमेशन टूल है, तो हम उसमें से एक ऑटोमेशन टूल कैसे सेलेक्ट करें? फिर आजकल वेब ऑटोमेशन है, बैक एंड ऑटोमेशन है, मोबाइल ऑटोमेशन है, तो इसमें से भी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है? फिर डेवलपर का काम तो प्रोजेक्ट हो जाता है, पर हम लोग एज़ अ टेस्टर हम अपना काम कैसे प्रोजेक्ट करें? तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग रोहित के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू यू रोहित। Hello Siddharth, hello all everyone, hello. So thank you very much Siddharth to giving me this opportunity and आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है जैसा कि आपने बोला। सो लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। सो मेरा एक करियर स्पैन है, अराउंड 14 इयर्स का एक करियर स्पैन है। सो करेंटली मैं वर्क करता हूँ एज ए प्रैक्टिस हेड क्वालिटी एंड ऑटोमेशन इन प्रथम सॉफ्टवेयर जयपुर। और उसके अंदर हम अलग-अलग तरीके के कुछ टेस्टिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, कुछ ऑटोमेशंस करते हैं। सो जो मेरा करियर रहा है वो मिक्स बैग करियर है। इट इंक्लूड्स फ्रॉम डेवलपमेंट। मैं पहले डेवलपर था और वो भी अराउंड मेरे ख्याल से मैंने 6 से 7 साल डेवलपमेंट में काम किया है और उसके बाद मेरे ख्याल से 50% मेरा बाकी का जो एक्सपीरियंस है वो एज़ ए टेस्टर है, राइट? बट अगर अपन बात करें काम की तो मैंने फॉर्च्यून 100 कंपनियों में भी काम किया है, मैंने इंडिया में भी काम किया है, इंडिया के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में भी काम किया है। तो मैंने हर तरीके के काम को देखा, एन्जॉय किया, समझा। सो एज़ अ डेवलपर भी मैंने एन्जॉय किया काम को और एज़ अ क्यूए भी मैं उस काम को एन्जॉय करता था और अब कर रहा हूँ। सो ये मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है और काफ़ी टेक स्टैक है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़, एक एरिया ऑफ वास्ट टेक्नोलॉजीज़ है मेरे पास जिस पे मैंने काम किया है, बी इट टेलीकॉम डोमेन, हेल्थ केयर, ट्रैवल डोमेन हो या इसके अलावा अपन बात करें सिप, वॉइप, इस तरह के प्रोटोकॉल लेयर पे भी मैंने बहुत काम किया है। तो ये मेरा एक ओवरऑल 14 ईयर के स्पैन का एक करियर पाथ था और इस तरीके से मैंने उसमें काम किया है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने स्टार्ट किया था एज़ अ डेवलपर और फिर आप यस। टेस्टिंग में आए। नॉर्मली क्या होता है, लोग जो टेस्टिंग में होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग डेवलपर बन जाए क्या? लेकिन आपका रिवर्स केस था। तो आपका कोई रीज़न था क्या कि आप डेवलपर थे और फिर आप टेस्टिंग में आए? हाँ, देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक डेवलपर से एक टेस्टर बनूँगा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक आई वाज़ एन्जॉयिंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट स्किल सेट, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एट दैट टाइम। और उस समय ये बात होगी अराउंड 2010-11 के टाइम की, राइट? तो डेवलपमेंट का बहुत बूम भी होता था, राइट? और कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट होते थे तो टेस्टर शब्द नहीं सुनने को मिलता था। एवरीवन वांट्स टू बी अ डेवलपर, राइट? हुँ। तो मैं भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट में ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं डेवलपमेंट कर नहीं पा रहा था तो मैं एक टेस्टर बन गया। मैंने अपनी जर्नी पूरी की एज़ अ लीड डेवलपर तक मैं गया वहाँ पर। बट द थिंग इज़ दिस, जैसे-जैसे मैं काम कर रहा था उसके साथ पैरेलल में मैंने मास्टर्स का कोर्स किया एमएस। और उस मास्टर्स कोर्स को पढ़ते-पढ़ते उसमें एक सब्जेक्ट आया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्लानिंग करके, राइट? तो उसको जब मैंने पढ़ा तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को लेके मेरी पूरी मतलब थ्योरी चेंज हो गई कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वो नहीं है जो हम समझते हैं, राइट?
तो वहाँ पर थोड़ा मुझे पढ़ने से भी एक्सपोज़र मिला, थोड़ा-सा समझ में आया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एडवांस लेवल पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, कैसे ज़रूरत है और क्या-क्या एक टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी एक वजह थी। फिर सेकंड बाय लक कहें हमारा एक ऑटोमेशन लीड इंजीनियर था एंड ड्यू टू एनी हेल्थ इश्यूज़ उसको लीव पे जाना पड़ गया और मैं उस प्रोजेक्ट में एज़ ए लीड डेवलपर काम कर रहा था। देन आई थॉट कि यार अगर अपने पास टाइट डेडलाइन से अपन किसी को लेंगे तो टाइम लगेगा, राइट? तो मैंने उससे केटी ली और केटी लेके मैंने उस फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और देखते-देखते मेरे को लगा यार मैं तो पूरा डेवलपमेंट वाला ही काम कर रहा हूँ, राइट? सो नन अदर देन लाइक यार मैं डेवलपर भी हूँ, टेस्टर भी हूँ और मैं उस तरीके से टेस्ट केस सोच भी पा रहा हूँ जो मैं कोड में पकड़ सकता हूँ, राइट? क्योंकि मैं कोड लिखता था तो मुझे पता था कि डेवलपर्स कहाँ पर कहीं-कहीं लूप होल्स अपने रह जाते हैं, राइट? तो ये मेरे को एक मौका मिला ट्रांसफॉर्म करने का एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू सॉफ्टवेयर टेस्टर और थर्ड जो चीज़ थी वो थी ऑन साइट, राइट? सो ज़्यादातर क्या होता है अगर आप देखोगे जो अपनी प्रोटोकॉल या नेटवर्क लेवल कंपनीज़ होती है, बी इट सिस्को, सिएना, जूनिपर जो इस तरह की कंपनीज़ होती है और मैंने इन तरह की कंपनीज़ में काम किया, इनके साथ भी काम किया है। तो वहाँ पे टेस्टर्स को ऑन साइट अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा मिलती थी। क्यों? क्योंकि टेस्टर वहाँ जाएगा, ट्रैवल करेगा, उस उन राउटर्स को सीखेगा, उन नेटवर्क्स को सीखेगा, राइट? तो फिर मुझे भी ऐसा धीरे-धीरे मौके मिलने लगे एंड देन आई थॉट कि यार अभी अपन पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एज़ अ टेस्टर। तो ये एक जर्नी था, ये एक स्विच था मेरा फ्रॉम डेवलपर टू टेस्टर। इंटरेस्टिंग रीजंस थे और क्योंकि आपको डेवलपमेंट आता था तो आपको पता भी रहता है कि जैसे डेवलपर कहाँ पे बग्स छोड़ेगा तो टेस्टिंग आपकी और भी करेक्ट, इफेक्टिव हो गई रहेगी उसकी वजह से। करेक्ट, करेक्ट, तो हम लोग अभी टेस्टिंग की बात करते हैं नॉर्मली कि अगर सपोज कि मैं एक मैनुअल टेस्टर हूँ और मुझे भी ऑटोमेशन के साइड जाना है तो आजकल तो इतने सारे टूल्स हमको सुनने में आते हैं। सबसे पहले सेलेनियम आता है, फिर साइप्रेस आता है, प्लेराइट आता है। तो पता ही नहीं चलता कि कौन से ऑटोमेशन टूल से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो आप उसके बारे में बता सकते हो क्या कि अगर अभी मुझे ऑटोमेशन स्टार्ट करना है तो कैसे एक टूल डिसाइड करूँ और उसके हिसाब से मैं ऑटोमेशन स्टार्ट कर दूँ? बिल्कुल। देखो ये जो भी अपने आप प्रोसीजर है टूल सिलेक्शंस का, ऑटोमेशन करने का और बेसिकली अगर आप एक मैनुअल टेस्टिंग करते थे, राइट? और अब आप ऑटोमेशन सीख चुके हो, करेक्ट? और अब चैलेंज ये है कि मैं किस तरीके से राइट टूल्स को सेलेक्ट करूँ, राइट? दिस इज़ योर क्वेश्चन बेसिकली, यस। करेक्ट? तो उसको करने के लिए क्या बहुत मल्टी फैक्टर चीज़ें आती है ना? वो इस तरह की चीज़ें जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है और किस तरह का मुझे ऑटोमेशन करना है। अगर मैं एक एप्लीकेशन जो बेसिकली लेट्स सपोज वेब के लिए भी बनी है और मोबाइल के लिए भी बनी है, राइट? और मैं अब वेब ऑटोमेशन कर दूं और ऑल्दो द ट्रैफिक इज मेजरली यूजिंग द ऐप, तो वो ऑटोमेशन करने का कोई फायदा नहीं है मेरे को कि अगर मेरा 80% ट्रैफिक एप्स के थ्रू जा रहा है, सारा चीजें ट्रांजिशन सब कुछ और मैं उसको वेब पे ऑटोमेट कर रहा हूँ, सो दैट इज नॉट गिविंग मी दैट मच ऑफ आरओआई, राइट? तो पहला एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझो, ठीक है? सेकंड इज़ आप अपने टूल सिलेक्शंस देखो, क्योंकि टूल्स जैसा आपने बताया इतने सारे टूल्स हैं, क्या-क्या देखूँ, कहाँ तक देखूँ, राइट? तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के टूल्स बहुत पॉपुलर है मार्केट में। पॉपुलैरिटी के साथ में चीज़ आती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस की भी। अभी मेरा प्रोजेक्ट कितना लंबा चलना है, क्लाइंट अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, तो क्लाइंट का बजट कितना है, टूल कितना पॉपुलर है, मैं कहीं अटकूँगा तो सपोर्ट के लिए मुझे पैसा तो नहीं खर्च करना पड़ेगा, राइट? क्या मैं ओपन सोर्स पे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? ओपन सोर्स में भी कम्युनिटी किसकी स्ट्रॉन्ग है, समझे? सो इस तरह के एक आपको अपने टूल सिलेक्शंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसा टूल लिया मैंने देन अगेन वो उस टूल के साथ सपोर्टिंग असर्शंस लाइब्रेरीज़ क्या होंगी? मार्केट कह रहा है टेस्टएनजी यूज़ करो बट येस उस जगह टेस्टएनजी फिट होता भी है कि नहीं होता है? कांट वी गो विद JUnit? अगर मैं सी शार्प में हूँ तो मुझे NUnit पे जाना होगा। सो वी नीड टू टेक दीज़ टाइप ऑफ डिसीजंस आल्सो, ठीक है? उसके बाद में पॉइंट आता है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल सेट कैसी है?
अभी मेरी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं है, मेरी टीम जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ऑल आर बिगिनर्स, राइट? और लेट्स से 5 लोगों की टीम है क्यूए की, जिसमें 3 को जावा आता है, 2 को पाइथन आती है। तो आइडियली वी शुड चेक यार हम कौन-सी लैंग्वेज लेके चलें, ताकि हम पाँचों एक साथ काम कर सकें। तो आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मेरे को किस तरह की लैंग्वेज सिलेक्शंस के साथ जाना है, राइट? उसके बाद में डाउन द लाइन स्केलेबिलिटी है, जैसे कि हर चीज़ एक लेवल के बाद स्केल होती है, राइट? तो मैं किस तरह के फ्रेमवर्क्स यूज़ करूँगा कि आगे जाके मेरे को कोई चैलेंज नहीं आए। मैंने 6 महीना कोड लिखा है एक फ्रेमवर्क पे एंड देन आफ्टर दैट ये देखा कि अभी तो ये मेंटेन ही नहीं हो रहा, बिकॉज़ प्रोडक्ट तो बढ़ता जा रहा है, मगर मेरा जो टूल है वो इतना रिस्ट्रिक्टिव है कि वो स्केलेबल नहीं है उतना। सो अगेन आपको फ्यूचर के विज़न को भी लेके चलना पड़ेगा एंड उसके अलावा आपको देखना होगा कि जिस तरह के टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट? सो वो सीआई/सीडी कितना कंफर्टेबल है, कितना सीआई/सीडी से इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं, कोई मेरे को पेड प्लगइन्स तो नहीं खरीदने पड़ेंगे इंटीग्रेशंस के लिए, ये भी आप देख सकते हो। और अ, कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट चाहता है कि मैं कुछ इस तरह के फ्रेमवर्क्स कोई लिखे मेरे लिए, जहाँ पे टूल्स और लैंग्वेज इसका कंस्ट्रेंट इतना नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा भी कोई बंदा बैठ के कोड लिख सके या उसको मेंटेन कर सके, मेरे को कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देन अगेन आप लो कोड नो कोड पे जा सकते हो। वी हैव लॉट ऑफ लो कोड नो कोड, टेस्ट कंप्लीट है, स्मार्ट बिहेवियर का, राइट? कैटलन है, यूआई पाथ है। तो ये सब चीजें आपकी इन कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड करती है कि व्हाट टू पिक, व्हेन टू पिक एंड वेयर टू पिक। हम्म। और एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि सपोज कि हमारा जो एप्लीकेशन है, सपोज कि फ्रंट एंड बैक एंड जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसा ऑटोमेशन टूल सिलेक्ट करें जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, तो कंपैटिबिलिटी भी इजी हो जाएगा, हम लोग उसको ऑटोमेट बेटर कर सकेंगे। देखो ये एक रीजन है, ये एक रीजन है। और ये डिपेंड करता है, देखो मैंने जो पॉइंट बोला कि आपकी लैंग्वेज पे पकड़ कितनी है। अभी मेरे पास जो क्यू है वो जावा जानते हैं, राइट? मेरा डेवलपर कोड लिख रहा है जावा स्क्रिप्ट पे, करेक्ट? अभी मैं जावा से जावा स्क्रिप्ट अगर क्यूए को सिखाने बैठूंगा, करेक्ट, इट विल एड ऑन द लर्निंग कर्व, टाइम भी जुड़ेगा, कॉस्ट भी जुड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन को हम जावा में ऑटोमेट नहीं कर सकते, करेक्ट? हम्म। तो अपन उसको जावा में भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो या पाइथन में ऑटोमेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट? तो ये सब चीजें डिपेंड करती है कि आपकी और आपकी टीम की कंपेटिबिलिटी कितनी है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है? और हम्म। वैसे आपने बिल्कुल सही ये चीज बोली है कि आइडियली अगर अपन आइडल सिनेरियोज की बात करें, करेक्ट, आइडल सिनेरियोज के हिसाब से आपकी जो बेसलाइन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है उसी को अगर अपन टेस्ट टेक्नोलॉजी लेके चलें, दैट विल बी गुड रीजन। इफ नीडेड देन वी कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम डेव टीम आल्सो। कहीं पर हम अटक गए, कुछ हो गया, कोई बंदा छुट्टी पे चला गया, वी नीड सम हेल्प, देन एटलीस्ट वी कैन ऐड ऑन सम पीपल। ठीक है? तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सिद्धार्थ। हम्म। लेकिन आपने बराबर बोला कि हम लोग अगर ऐसे नहीं कर सकते ना कि अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग साइप्रेस पे काम करें तो बाहर से पूरे टेस्टर्स को हायर करना चालू कर दे और हमारे जो इनबिल्ट टेस्टर है जिनको नहीं आता है उनको यूज ही ना करें, तो वो एक कॉस्ट भी करेक्ट, ऐड कर करेक्ट। देगा प्रोजेक्ट और कंपनी के लिए। बिल्कुल सही बात है ये तो। तो अभी हम लोग जैसे ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो अभी ये टूल्स का हो गया। फिर अभी आता है कि ऑटोमेशन भी बहुत सारे के होते हैं, मतलब ऑटोमेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेब ऑटोमेशन हो गया, बैकएंड हो गया, मोबाइल ऑटोमेशन हो गया। तो आपने एक चीज ऑलरेडी बोली कि आपका एप्लीकेशन का मेजर ट्रैफिक कहाँ से आता है वो ऑटोमेट करोगे तो बेटर है। और भी कोई रीजन हो हम्म। सकता है क्या कि अगर हमारे पास वेब ऑटोमेशन है, बैकएंड है, मोबाइल है, तो इसमें से हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं पहले ऑटोमेट करने का? देखो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, सबसे पहली चीज। प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है, उसका स्कोप क्या है। प्रोजेक्ट क्योंकि फेजेस में डिवाइड होके बनता है हमेशा, करेक्ट? अगर मैं मोबाइल ऐप भी बनानी है, यूआई भी बनाना है मेरे को, तो हर चीज पैरेलल नहीं बनेगी। अगर दो चीज मेरे को बनानी है तो मुझे सबसे पहले इंटरेक्शन इंजन बनाना पड़ेगा, एक बेसलाइन तैयार करना पड़ेगा। और बेसलाइन तैयार होगा, उसका डेटाबेस तैयार होगा, उस पे उसके ऊपर एक लेयर, एपीआई लेयर लिखा जाएगा, देन वी कैन पैरेलली स्टार्ट एटलीस्ट वेब एंड एपीआई, करेक्ट? सॉरी, वेब एंड दिस ऐप, करेक्ट?
तो इस केस में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा विद द स्टार्ट ऑफ एपीआई ऑटोमेशन, कि सबसे पहले मैं अपनी बेस लेयर को ऑटोमेट करूंगा जो पैरेलल में बन रही है, कि जो भी मेरे एक्सचेंजेस हैं, जो जो भी हमारे क्या कहते हैं उसको, जेसन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं, जो प्रॉपर असर्शंस उनमें हो रहे हैं कि नहीं, जो चीज एक्सपेक्टेड है वो आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं डेटा लेयर को ऑटोमेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्टिंग का, ठीक है, कि हमको एंड टू एंड टेस्ट करना है या हमें सिर्फ यूआई यूआई ऑटोमेट करनी है। हमारे हर चीज की प्लान कॉस्टिंग इस पे भी डिपेंड करता है। और जो मेजर मैंने बताया था कि आपका मेजर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, वो एक सबसे बड़ा रीजन है, राइट। और मेजर ट्रैफिक अगर ऐप से आ रहा है, देखो उसके अंदर भी कई चीजें होती है। जैसे लेट्स से मैं मेरे को किसी क्लाइंट ने कहा आपको वेब ऑटोमेट कर दो, आप हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा वेब ऑटोमेशन है। तो अभी क्या होता है, ऑटोमेशन इंजीनियर कोड बहुत अच्छा लिख देते हैं, सुंदर सुंदर कोड लिखते हैं, बट लेट्स से सारा ऑटोमेशन मैंने फायरफॉक्स पे टेस्ट कर दिया, ठीक है, लगातार पाइपलाइन चल रही है। और लेट्स से मेरा वेब एप्लीकेशन एक ऐसे कॉन्टिनेंटल में यूज हो रहा है या एक ऐसी जगह यूज हो रहा है जहां पर लोग ज्यादातर मैक ओएस यूज करते हैं, दे आर यूजिंग द सफारी ब्राउजर। और आपका ऑटोमेशन आपने चला दिया फायरफॉक्स क्रोम में, ठीक है, आपकी सारी टेस्टिंग दिन रात हो रही है, फायरफॉक्स में हो रही है, क्रोम में हो रही है, बट कस्टमर का जो बेस है वो चल रहा है सफारी पे। और आपने एज ए क्यूए कभी ये देखा होगा कि काफी टाइम ऐसा होता है एक फीचर जो फायरफॉक्स क्रोम में चल रहा होता है वो सफारी पे ब्रेक हो जाता है। यस, इन सब पे चल रहा होता है तो वो माइक्रोसॉफ्ट पहले जो एक्सप्लोरर था उस पे और एज इस पे तो बहुत प्रॉब्लम आती आती है, करेक्ट। हाँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने देख लिया मेरे को क्या ऑटोमेट करना है, बट यू मस्ट नो कि मुझे किस चीज पर ऑटोमेट करना है, मतलब उसका ब्राउजर सेट क्या होगा। सेम अप्लाइज विद ऐप। मैंने एंड्रॉइड ऑटोमेशन लिख दिया भर भर के, लेकिन वो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो लेट से सपोज करो यूएस में यूज हो रहा है। तो यूएस में अगर आप देखोगे एंड्रॉइड का यूज एप्पल से बहुत कम होता है, राइट। अगेन सेम थिंग, कि भाई वो बिल्ड बनी, एप्पल पे चली और वहां जाके बग्स आने लग गए। बट एज ए एडवोकेट यू कैन से कि यार मैंने तो इतना ज्यादा ऑटोमेट कर दिया, अभी काहे को टूट रहा है ये। बट रीजन इज क्योंकि तुमने किया बहुत अच्छा किया, नो प्रॉब्लम, बट जहां जहां करना था वो सिलेक्शन प्रॉपर नहीं था, करेक्ट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने को देखना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे और भी कई कंस्ट्रेंट होते हैं, कस्टमर के बजट होते हैं, कि भाई मैं इतना ही बजट लगा सकता हूँ इसको करने के लिए, सी हाउ बेस्ट वी कैन डू आउट ऑफ इट। रिसोर्सेस की प्लानिंग होती है कि मेरी टीम में लेट्स से 10 क्यूए हैं एंड दोज हैव गुड एक्सपर्टीज ऑन मोबाइल ऑटोमेशन, राइट। और एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी मोबाइल ही डिमांडेड है अगर, तो देन वी हैव टू गो विद मोबाइल, वी डोंट पुश टू क्लाइंट की नहीं हम वेब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है। सो दीज आर फ्यू रीजंस जहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस प्लेटफॉर्म के साथ उनको स्टार्ट करना है, बी इट वेब एपीआई और डेस्कटॉप और एंड्रॉइड और आईओएस एप्लीकेशन। और आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हमको कस्टमर को समझना पड़ेगा। अगर कस्टमर सफारी यूज हो बिल्कुल रहा है तो हमको भी सफारी पे ही करना पड़ेगा, फायरफॉक्स पे करके कोई सेंस ही नहीं बनता। बिल्कुल। वहाँ पे शायद टेस्टर का माइंडसेट आ जाता है ना, कि हम लोग बोलते हैं कि टेस्टर एक कस्टमर की तरह होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या सोच रहा है और वो वैसे ही टेस्ट करे। नहीं, मैंने अपने करियर में काफी ये प्रॉब्लम्स देखी है कि हम लोग टेस्ट बहुत अच्छा करते हैं, दिन रात काम भी कर रहे हैं, बट सडनली जब चीजें प्रोडक्शन पे जाती है तो ब्रेक हो जाती है। ये एक मैं पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बात जब ऑटोमेशन की हुई है देन वी विल कीप दिस पॉडकास्ट एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल तो किताबें बहुत हैं, काफी चीजें पढ़ने के लिए, तो थोड़ा अपन थ्योरेटिकल टच बेस करते हैं जिससे जो भी इसको सुनेगा उसको बहुत हेल्प मिलेगी एज ए प्रैक्टिस, एज ए प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए। तो देखो होता क्या है कि हर एप्लीकेशन को जब हम ऑटोमेट करते हैं, राइट, तो हमें कस्टमर से पूछना चाहिए कि भाई आपका ट्रैफिक कहाँ से ज्यादा आता है। ऑल्दो हमारे टेस्ट प्लान बहुत बड़े बड़े लिखते हैं हम, कि क्रोम का फलाना वर्जन यूज करेंगे मिनिमम से मैक्सिमम, फायरफॉक्स का ये करेंगे,
सफारी का ये करेंगे, लेकिन इट्स ए मैटर ऑफ ट्रुथ कि आप ऑटोमेशन एक साथ इतने सारे ब्राउज़र पे दिन-रात नहीं चला सकते, राइट? एंड आइडियली जो टीम्स हैं, उसमें काफ़ी कम ऐसे फ्रेमवर्क्स मैंने देखे हैं जो कि पैरेलल एग्ज़ीक्यूट होते हो मल्टीपल ब्राउज़र्स पे एक साथ, बिकॉज़ कॉस्टिंग इज़ वेरी मच। आपको कुछ क्लाउड बेस्ड इंजन यूज़ करने पड़ेंगे, बी इट ब्राउज़र स्टैक और सॉस लैब, जहाँ पे आप पैरेलल एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हैं, तो वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आपको क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ेगी कि कैन यू गिव अस अ ब्राउज़र जहाँ से आपको ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आता है? क्या वो आप एंड्रॉइड है या आईओएस है, आप हमको बताओ, ताकि हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी, हम मैक्सिमम कवरेज दें उसको, करेक्ट? तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। सेकंड रीज़न, ऑटोमेशन सिलेक्शन भी कर लेते हैं। हमारे पास करेक्ट ब्राउज़र्स भी आ गए, ऐप भी आ गई। स्टिल जब प्रोडक्शन पे जाता है तो फेल हो जाती है चीज़ें कई बार, ठीक है? रीज़न रीज़न ये होता है कि जब मैं ऑटोमेशन बॉक्स के ऊपर ऑटोमेशन चला रहा हूँ, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा-मोटा टेस्ट डेटा बनाता हूँ। हर बार वो टेस्ट डेटा अपलोड होगा या फिर पहले से सिस्टम में बनेगा, पैरेलल टू एग्जीक्यूशन बनेगा, या पहले से पड़ा होगा, उसी को हम यूज़ करेंगे, चीज़ें बनाएँगे, डिलीट करेंगे, बाहर निकल जाएँगे और एक फ्लो सारे चला देंगे, करेक्ट? बट प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंस ऐसे आता है कि लेट्स से प्रोडक्शन के ऊपर डेटा है 1 जीबी का उस सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी। प्रोडक्शन का जो डेटा है वो एक ग्रेजुअल अपग्रेड या अपडेशन वाला बॉक्स होता है। लोग डेटा बनाते चलते हैं, अकाउंट जनरेट होते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं, राइट? बट हमारा ऑटोमेशन जो होता है वो ज़्यादातर एडिट, डिलीट, क्रिएट इसी बेस पे चलता है। तो अपन ने ऑटोमेशन लिखा, बहुत अच्छे से चला, लेकिन जब प्रोडक्शन पे पता चला कि क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि भाई मेरी तो यूआई का डैशबोर्ड पेज लोड होने में ही 20 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन हमने जिस पे ऑटोमेशन चलाते हैं वो तो भाई 2 सेकंड में ही लोड हो जाता है, करेक्ट? तो इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि हमको ये भी पता नहीं है कि कितना एवरेज डेटा लोड रहता है उस सिस्टम के ऊपर। देन ओनली यू कैन राइट योर प्रॉपर स्क्रिप्ट्स कि भाई हाँ, अगर 20 सेकंड से ज़्यादा लगे रीडायरेक्शन में, ब्रेक एटलीस्ट ब्रेक सम टेस्ट केसेस, तब आपको पता चलेगा मेरा परफॉर्मेंस हिट हो रहा है, राइट? क्योंकि ऐसे मैंने प्रोजेक्ट्स बहुत कम देखे हैं या एज़ ए प्रोसेस, ये हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए कहें या बजट के कंस्ट्रेंट होते हैं कि हर तरह का ऑटोमेशन हर प्रोजेक्ट में नहीं लिखा जाता। आप या तो वेब लिखते हो, मोबाइल लिखते हो, और अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पैरेलल में मेरा परफॉर्मेंस भी लिखा हुआ है, सिक्योरिटी टेस्टिंग भी हो रही है, क्योंकि इसका पैसा लगता है हर चीज़ का, और पैसे के साथ-साथ टाइम लगता है, और टाइम के साथ-साथ वी नीड दोज़ एक्सपर्ट रिसोर्सेज़, राइट? तो अपन जो भी कर रहे हैं ना, वो अपन ओपन चैनल कम्युनिकेशन के साथ स्टार्ट करें, सो दैट जो मैंने पॉइंट कहा था स्केलेबिलिटी, राइट? उसको अपन टाइमली डिस्कस करके, कभी ऐसा टाइम नहीं आए कि डाउन द लाइन मैंने 6 महीना ऑटोमेशन लिखा और अब मुझे लग रहा है कि ये फ्रेमवर्क तो जो क्लाइंट का प्रोडक्शन सिस्टम है उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, और अगर मैं बल्क डेटाबेस को चला रहा हूँ तो ये फ्रेमवर्क चल ही नहीं पा रहा है, राइट? तो ये थोड़ा-सा आउट ऑफ द टॉपिक था, बट आई थॉट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा नहीं हो कि ऑटोमेशन करते जा रहे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद पता चला कि क्लाइंट को वही सब वर्क्स मिल रहे हैं जो हम लोग ने ऑटोमेटेड किए हुए हैं। रीज़न यही है कि करेक्ट, डेटा बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग स्टेजिंग एनवायरनमेंट नॉर्मली यूज़ करते हैं और प्रोडक्शन कुछ करेक्ट। अलग ही डेटा रहता है। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो आती है। बिल्कुल सही। हुँ, और क्लाइंट को देखो, क्लाइंट नेवर वांट्स कि यार ज़्यादा क्लाइंट को इतना बॉदर नहीं होता कि तुम मैनुअल कर रहे हो ऑटो। क्लाइंट को बॉदर होता है कि मेरा सिस्टम कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, मेरे प्रोडक्शन पे, मेरे बिज़नेस पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अभी तुम उसको ऑटोमेट करके करो, मैनुअल करो, दैट इज़ योर टास्क। बट ठीक है, क्योंकि ऑटोमेशन इज़ ए स्क्रिप्ट बेस्ड इंजन, वी डोंट हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन एनी रिसोर्स कि भाई वो बैठेगा, चलाएगा और फिर हम कहेंगे कि हाँ, भाई बिल्ड रिलीज़ हो रही है, नहीं हो रही है। तो दैट्स व्हाई वी आर मूविंग फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन, कि हाँ, भाई सब कुछ वन क्लिक डिप्लॉयमेंट की तरह हो जाए। सो दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। बट स्टिल क्लाइंट को तो यही चाहिए कि मेरा सिस्टम ब्रेक नहीं होना चाहिए। करेक्ट, हाँ। तो आपने ऐसा डेवलपर भी काम किया और आपने ऐसा टेस्टर भी काम किया है।
तो ये नॉर्मली होता है कि डेवलपर्स का काम तो प्रोजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो एक बिल्ड कर रहा है एप्लीकेशन। लेकिन हम्म एज़ अ टेस्टर नॉर्मली हमारा काम इतना प्रोजेक्ट नहीं होता क्लाइंट को। तो हम लोग क्या कर हम्म। सकते हैं एज़ अ क्यूए कि हमारा काम भी प्रोजेक्ट हो क्लाइंट को और दिखे कि भाई हाँ, टेस्टिंग टीम भी काम कर रही है। देखो, क्लाइंट को विजिबिलिटी बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टेस्टिंग का स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा। कि मेरा टेस्टिंग का स्कोप क्या रहने वाला है। और स्कोप को डिफाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ता है टेस्ट प्लान। करेक्ट। सो यू हैव टू राइट ए वेरी रोबस्ट टेस्ट प्लान एंड इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट को बताना पड़ेगा आपको क्या हमारा इन स्कोप है, क्या आउट स्कोप है। जैसा मैंने कहा, कौन से ब्राउजर्स हम लेंगे नहीं लेंगे, क्लाइंट को पता नहीं है। एक टेस्ट केस अगर मुझे 4 ब्राउज़र्स पे चलाना है, राइट? तो क्लाइंट विल से ये तो एक ही टेस्ट केस है ना, बट दैट इज़ नॉट आइडियली ए वन टेस्ट रन। इट्स अ 4 डिफरेंट टेस्ट रन फॉर अ सिंगल टेस्ट केस। समझे? तो आपको एक बहुत अच्छा टेस्ट प्लान लिखना होगा, क्लाइंट से डिस्कस करना होगा और समझाना होगा क्लाइंट को कि इसको हमको करने में, और उसमें क्योंकि टेस्ट प्लान के अंदर एफर्ट्स भी होते हैं, कितना एफर्ट लगेगा, क्या लगेगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ए वेरी गुड टेस्ट प्लान। देन अगेन उसके अलावा आपको रेगुलर क्लाइंट के साथ डिस्कशन, अगर हम अजाइल मोड में काम कर रहे हैं, राइट? तो जो भी हमारे अजाइल बोर्ड्स यूज हो रहे हैं, कानबान है या सिंपल अजाइल बोर्ड्स हैं, उसके ऊपर आपको डेली स्टैंड अप्स के ऊपर प्रॉपर अपडेट्स देने पड़ेंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये स्टोरीज मेरे पास है, ऑटोमेशन। एंड इफ नीडेड ट्राई टू ब्रेक योर वर्क इन टास्क। जैसे एक स्टोरी पे आप काम कर रहे हो, उसका मैनुअल भी करोगे, उसका ऑटोमेशन भी करोगे, तो आप उसके टास्क बना लो सो दैट टास्क विल स्टार्ट मूविंग। तो कस्टमर को भी दिखेगा हाँ भी अभी मैनुअल का टास्क हो गया, अभी वो ऑटोमेशन का पिक करेगा। आई बट आइडियली स्टोरी इज वन, बट वी हैव मल्टीपल टास्क। समटाइम क्या होता है कि मेरे को किसी पर्टिकुलर स्टोरी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट डेटा भी बनाना पड़ता है, राइट? एंड टेस्ट डेटा जनरेशन इटसेल्फ इज ए बिग टास्क, क्योंकि मैं दो तरह के एक पॉजिटिव टेस्ट डेटा बना लूं, एक नेगेटिव, तो इससे काम बनेगा नहीं। हमको हर कॉम्बिनेशन परमुटेशन के टेस्ट डेटा बनाने पड़ते हैं। करेक्ट। सो अगेन आपने चीजों को टास्क में ब्रेक करके दिखाएं क्लाइंट। फिर उसके अलावा आपकी डिफेक्ट ट्रैकिंग केपीआईज, कितने डिफेक्ट आपको आ रहे हैं, आप पर स्प्रिंट शोकेस कर सकते हो, क्लाइंट को डेमो दे सकते हैं, क्लाइंट को बता सकते हैं कि एक स्प्रिंट में इतने बग्स हमको आए हैं। तो डिफेक्ट डेंसिटी से ही पता चलता है कि हाँ भाई कितना इफेक्ट्स आ रहा है, कितना काम हो रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कितनी है। तो ये भी एक पॉइंट आता है, आप अपनी विजिबिलिटी दिखा सकते हो क्लाइंट को, राइट? इसके अलावा मेजरली जैसे कई प्रोजेक्ट्स के अंदर बीए डेमोस देते हैं, राइट? और इफ पॉसिबल एज ए क्यूए, अगर क्यूए डेमो दे सकते हैं क्लाइंट को, दे हैव टू गिव डेमो सो दैट कि आप बता सकते हो कि इस स्प्रिंट में 6 स्टोरीज थी, 6 स्टोरी में हमने काम किया है, राइट? लेट्स से 3 या 4 क्यूए थे, 6 स्टोरी पे काम हो रहा है, तो इट मीन्स क्यूए हैज लॉट ऑफ वर्क टू डू। सो आप टीम कोलैबोरेशन कर सकते हो, स्टैक होल्डर्स को रेगुलरली अपडेट रख सकते हो। यस, स्पिल ओवर्स हैं तो उनको टाइमली आपको बताना पड़ेगा कि स्पिल ओवर्स हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। जिन प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेशन होता है, जनरली स्पिल ओवर की डेफिनेशन ये होती है कि डेवलपर ही स्पिल ओवर करेगा, बट ऐसा नहीं है। क्यूए कैन ऑल्सो डू सम स्पिल ओवर। रीजन क्योंकि उसको भी डेवलपमेंट करना है, टेस्टिंग करनी है, ऑटोमेशन लिखना है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ स्टोरीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उनको ऑटोमेट करने में हम जितना एक्सपेक्टेड टाइम सोचते हैं उससे ज्यादा लग जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि यूजर फ्लोज होते हैं पूरे पूरे, उनको ऑटोमेट करना होता है। तो सम टाइम इट हैपेंस कि आपकी कोई टास्क स्पिल ओवर हो, तो आप बता सकते हो क्लाइंट को कि भाई मैं, मेरा कुछ टास्क है जो स्पिल ओवर होगा एंड इन नेक्स्ट आइटरेशन और नेक्स्ट स्प्रिंट मैं आउट ऑफ द बैंडविड्थ रहूंगा। तो इस तरीके से आप अपना काम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, राइट? एंड मेजरली ज्यादातर लोगों की थिंकिंग ये होती है कि अगर बग्स आ रहे हैं तो ही क्यूए काम कर रहा है, राइट? बट ये एक राइट थिंकिंग नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार बग्स निकले, ठीक है, और उसका इतना हल्ला मचाया जाए कि भाई बग मिल गए तो ही पता चलेगा कि क्यूए काम कर रहा है। बट स्टिल टाइमली आप अपने लीड्स को, मैनेजर्स को एज ए टीम
आप अपने केपीआईज मैट्रिसेस, टेस्ट मैट्रिसेस शेयर कर सकते हैं, सो दैट कोलैबोरेटिव जो भी काम हो रहा है वो भी डिस्प्ले हो और उसको ग्रैनुअली पर रिसोर्स भी ट्रैक कर सके। तो इस तरीके से कुछ अप्रोचेस हैं जिससे आप अपनी वर्क विजिबिलिटी एज ए क्यूए कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हो या शोकेस कर सकते हो। मतलब हम लोग को ऐसा क्यूए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और हमको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो थोड़ा-सा दिखाओगे नहीं तो फिर कैसे होगा? मतलब आपको किसी ना किसी को तो अपडेट करना ही पड़ेगा, राइट? मैं करता जा रहा हूँ काम, अगर मैं कोई विजिबिलिटी नहीं है मेरी, तो नो वन विल नो कि मैं कर क्या रहा हूँ, राइट? दैट्स व्हाई अजाइल केम इन पिक्चर, और वो जो बोर्ड्स वगैरह बने वो इसीलिए बने सो दैट इजीली हम ट्रैक कर सकें कि भाई सब कुछ सही पेस पे हो रहा है कि नहीं, हर रिसोर्सेस के पास काम बराबर है कि नहीं। तो दैट इज अ रीजन। करेक्ट। तो रोहित, अगर समझो मुझे एक एक्सपीरियंस है एक ऑटोमेशन टूल में, तो अभी आपको क्या लगता है कि मैं एक नया ऑटोमेशन टूल सीखूं या फिर हमको एक ही ऑटोमेशन टूल में मास्टरी अचीव करनी चाहिए? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखो ये दोनों पर्सपेक्टिव जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, इसका अपना प्रॉन्स एंड कॉन्स है, ठीक है? एक एक ही चीज मैं पढ़ रहा हूँ, लेट्स से मैं ए- एक फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, एक लाइन ऑफ फिजिक्स में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और फिजिक्स ही पढ़ता जा रहा हूँ लगातार, राइट? तो उसका एक अपना एक्सपर्टीज एरिया है कि मेरे को फिजिक्स में मल्टीपल चीजें आती है, ठीक है? लेकिन अब मैं अगर फिजिक्स के अंदर भी मैंने मास्टरी करी, लेट्स से रॉकेट साइंस और मोमेंटम एनर्जी, कुछ अलग अलग डोमेन्स में, तो नाउ आई एम ए मास्टर ऑफ दैट एरिया, करेक्ट? जैसे अपना डिग्री सिस्टम बनता है, 12 देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, डॉक्टरेट, तो लाइन तो एक ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बीटेक किया फिर मैं एमबीबीएस कर लूंगा, फिर एमटेक कर लूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग है। पहले अपन बात करते हैं एक ही टूल के ऊपर अगर अपन काम कर रहे हैं, राइट, उससे अपन क्या अचीव कर सकते हैं, एंड अगर वी विल गो विद डाइवर्सिटी तो हम उससे क्या अचीव कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग कि अगर अपन एक ही टूल पे काम कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहली चीज, एक ही टूल पे काम करेंगे तो हमें सबसे बढ़िया चीज आएगी, एक्सपर्टीज, ठीक है? क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा हूँ, अगर मैं लगातार पाइथन में काम कर रहा हूँ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, तो मानी बात है 12 साल वाला जो कोड लिखेगा, वो 1 या 2 साल से अच्छा लिखेगा, ठीक है? बट एक्सेप्शंस आर देयर, बट स्टिल वो उनसे अच्छा ही लिखेगा। तो पहली चीज़ है कि मार्केट विल डिमांड एक्सपर्ट। कई जगह ऐसा होता है जो डोमेन ऑटोमेशन एक्सपर्ट की ही डिमांड होती है। लेट्स से अगर आजकल की अगर बात करें सेल्सफोर्स, राइट? सेल्सफोर्स को जब हम ऑटोमेट करने जाते हैं, राइट, तो दे नीड स्पेसिफिकली सेल्सफोर्स ऑटोमेशन गाइस। उनकी डिमांड होती है कि हमको वही जना चाहिए जिसको सेल्सफोर्स समझ में आता हो। बीटे सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, अलग अलग डोमेन है उनके, मगर सेल्सफोर्स को समझ, क्योंकि ऑटोमेट तो वो तब करेगा ना जब उसको सेल्सफोर्स डोमेन की नॉलेज होगी। टूल्स टेक्नोलॉजी इज ए सेकेंडरी स्टोरी। तो एक्सपर्टीज डेवलप होता है, आपको एक डोमेन में भी एक्सपर्टीज डेवलप होता है, एक टूल में भी डेवलप होता है। सेकंड चीज होती है, अ, लगातार अपन एक चीज पे काम करते हैं, देन वी हैव द एफिशिएंसी, स्पीड आती है आपके अंदर। अब एक अगर ऑटोमेशन कर रहा हूं मैं, एक मिड मिड रोल का जना ऑटोमेशन लिख रहा है, तो हो सकता है उसको एक दिन में 5-6 केस लिखता हो, राइट? बट स्टिल इफ एक्सपर्ट इज राइटिंग, हो सकता है वो एक दिन में 3-4 कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर दे। और ये डिफरेंस आता है, मैंने देखा है एक्चुअली, जब कोई सीआई सीडी पे बिल्ड फेल होती है, राइट, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो अपने इंजीनियर्स होते हैं वो बेचारे जूझ रहे होते हैं टू सी वेयर इट ब्रोक, राइट? और उसी बीच एक टेक लीड आता है और पूछता है, हाँ अभी बताओ क्या, अच्छा अच्छा ये जाके देख लेना, ये चेक कर लेना, वो वहाँ टाइम ज्यादा ले रहा होगा, चेक कर लेना वो एलिमेंट नहीं मिल रहा होगा, और फिर वो उसको देखते हैं, अरे सर आपने ऐसे कैसे बता दिया, ये तो हम 2 घंटे से देख रहे थे। सो दैट इज द रीजन, वो वहाँ एक्सपर्टीज मैटर करती है, करेक्ट? उसके अलावा आप को एक सबसे जैसे सब काम सब लोगों को इम्पोर्टेंटली देखो काम ही करना है, एम्प्लॉयमेंट ही करनी है, करेक्ट? तो आपका जितना बढ़िया एक्सपर्टीज होगा, जितना बढ़िया ग्रिप होगा एक डोमेन में, आपको एम्प्लॉय
डिप्लॉयमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा मिलेंगे, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, बट ग्रेजुअली नाउ मार्केट इज़ चेंजिंग, राइट? तो पहले क्या होता था, पहले टेस्टर्स के लिए कोई स्पेशल इस तरह का रोल नहीं होता था, टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्ट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मगर अभी आप देखोगे तो कंपनीज इस तरह के रोल्स निकालती है कि वी नीड ए टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्ट, राइट? वी नीड ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ सिलेनियम और बीडीडी एक्सपर्ट। तो वो इसीलिए निकालती है क्योंकि वो चाहते हैं कि वी वांट टू हायर एक्सपर्ट्स, क्योंकि वो उस एक एक्सपर्ट से पूरे पूरे अपनी डाउन द लाइन टीम्स को ट्रेन कराना चाहते हैं, और मल्टीपल प्रोग्राम्स जहाँ पे प्रोग्राम में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उनको एज ए हेल्प, मतलब एज ए गाइड, एज ए मेंटर, क्योंकि सीनियर आदमी से क्या है कि काम के अलावा एज ए गाइड, लीडरशिप, मेंटरशिप काफी एक्सपेक्टेशंस होती है, तो दे विल यूटिलाइज दैट। तो ये तो अपना था पॉइंट नंबर 1 कि अगर हम एक ही चीज को सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, तो उससे हमको क्या मिल सकता है, राइट? नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड पार्ट, जो कि है सिलेक्शन और वर्किंग ऑन मल्टीपल टूल्स, लाइक, राइट? यस। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज है अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि हर जना इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, करेक्ट, कि वो हर चीज सीखे, राइट? सबसे पहली चीज है, आप अडेप्टेबिलिटी आप में कितनी है, आप सीखने के लिए तैयार कितने हो, आपको ज़ील कितना है सीखने का। सो इफ यू आर रेडी विद दैट, आपने पहली अपनी सीढ़ी क्रॉस कर ली अडेप्टेबिलिटी की, तब आपका लर्निंग का फेज स्टार्ट होगा और फिर आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हो। फिर आता है कि मैं कितने स्किल सेट को डेवलप करूं, राइट? तो अभी इतने टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कहाँ तक जाऊं? देन यू हैव टू टेक डिसीजन। देखो, एक जना जो सिलेनियम कर रहा है, साइप्रस कर रहा है, राइट, प्ले राइट कर रहा है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अभी अब वो आपको मोबाइल भी लिख देगा, परफॉर्मेंस ऑटोमेशन भी कर देगा, जो कि एक मार्केट की गलत है। अगर आप ज्यादातर जेडी देखोगे, राइट, तो जेडी में आपको मिलेगा कि हमको एक सुपरमैन हायर करना है, करेक्ट, जो हाँ। जो जो वेब भी ऑटोमेट करेगा, एपीआई भी कर देगा, परफॉर्मेंस, ऐसा ये नहीं होता, ये नहीं होता। क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हो वी आर लुकिंग फॉर अ एक्सपर्ट, ठीक है? कभी आपने ये देखा है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ये बोल दे कि मैं आंखों का भी सर्जन हूँ, मैं हड्डियों का भी सर्जन हूँ और मैं कान का भी ऑपरेशन कर दूंगा, बट दिस इज नॉट, एक्सपर्ट इज एक्सपर्ट, दैट्स व्हाई ही इज ए स्पेशलिस्ट। तो आपको वो टूल्स देखने होंगे। अगर आपकी एक्सपर्टीज वेब में चलती आ रही है, देन आई विल से कि आप वेब को ही वाइडर एक्सप्लोर करो, राइट? एंड इफ यू वांट टू एंटर इनटू ए न्यू फील्ड, तो आप फिर उसको उसके बेसिक्स के साथ स्टार्ट करो। आप ये मत देखो कि उस समय टेक्नोलॉजी यहाँ चल रही है, बिकॉज अगर आप सीधे एडवांस लेवल पर अडेप्टेबिलिटी को क्रॉस करके सीधे जंप मारोगे, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू आल्सो। तो ये एक और फैक्टर होता है जब हम मल्टी स्किल लर्निंग पे जाते हैं, राइट? उसके बाद में इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसको आप देखें कि वेदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स लो कोड, नो कोड, और कोड बेस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, पेज ऑब्जेक्ट, हाइब्रिड, और काफी चीजें हैं ऐसे डिस्कस करने के लिए, राइट? तो आपको वो ट्रेंड देखने होंगे कि आपकी अडेप्टेबिलिटी मार्केट के करंट ट्रेंड में जाके कहाँ मिक्स हो रही है, राइट? तो आप उसको सीखें। तो ये दोनों चीजें हैं, अ, मतलब इट्स अ बोथ साइड, एक कॉइन होता है, उसके दोनों एरिया होते हैं, वो वही वाला एरिया है। कभी कभी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी होता है कि मुझे एक ही चीज में मास्टरी अचीव करनी है, और बहुत लोगों को लगता है कि भाई एक टूल अभी सीख लिया, अभी कितना सीखे, चलो दूसरा कुछ सीख लेते हैं। एक्सप्लोरेशन भी किसी किसी को पसंद होता है। नहीं, एक्सप्लोरेशन बिल्कुल करो, मना नहीं है एक्सप्लोरेशन की, मगर ऐसा नहीं होना कि मैं एक्सपर्ट तो किसी में भी नहीं हूँ, एक्सप्लोर मैंने सब कुछ कर लिया, राइट? तो दैट विल नॉट हेल्प यू। अगर आप 12 साल, 10 साल एक्सपीरियंस दे, राइट, और आप ये कहते हो कि मुझे सब कुछ आता है मगर मैं डिजाइन कुछ नहीं कर सकता, राइट, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको एक एरिया में तो एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करो, आप अपना अडेप्टेबिलिटी फेज को क्रॉस करो और उसके बाद एक्सप्लोर करो। करेक्ट। तो
रोहित, मुझे एक बात बताओ, हम लोग जैसे ये क्यूए के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मुझे क्यूए के करियर में ग्रो होना है तो मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? आपको क्या लगता है उसके बारे में? क्योंकि आपने ज़्यादा मतलब मोर देन 12 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़्यादा पता है इंडस्ट्री के बारे में। तो आप इसके बारे में बता सकते हो? देखो, किसी भी चीज में एक्सेल करना है ना तुमको, 10-15 साल, 20 साल, तो एक ही चीज करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंटिन्यूअस लर्निंग, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं पढ़ाई कर लो, राइट? तो पढ़ाई तो हाँ। करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो अभी शेर हो या हिरन हो या जो भी है, दौड़ना तो पड़ेगा ही, है ना? तो पढ़ाई फर्स्ट एरिया इज कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, पढ़ते रहना है, चलते रहना है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझना है, आपको अपने टेक्निकल स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है? आपको मैनुअल है तो आप थोड़ा ऑटोमेशन टेस्टिंग को समझो। मैं ये नहीं कह रहा देखो कि आप 1 दिन में एक्सपर्ट बन जाओ, 2 दिन। आप उसको समझो फर्स्ट। हर चीज़ को करने के लिए आप पहले उसको समझो कि इसकी ज़रूरत आपको है, नहीं है, इंडस्ट्री क्यों इसको लेके आ रही है, इससे मुझे क्या प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न है कि आप कंटीन्यूअस लर्निंग के साथ में उस चीज़ को समझते भी चलो। उसके बाद जब एक 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 आप लेट्स से आप स्टेबल हो जाते हो, 6 7 8 10 साल आपने काम कर लिया है, राइट? देन यू कैन गो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस। आईएसटीक्यूबी है, सिलेनियम के सर्टिफिकेशंस हैं, ब्राउज़र स्टैक के सर्टिफिकेशंस हैं, ये कर सकते हैं आप। सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करें। और देखो, एक टाइम के बाद में जब आप 12-15 साल क्रॉस करते हो, राइट? देन यू हैव टू लर्न द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स आल्सो। कैसे आप टीम को लीड कर सकते हो, कैसे आप टीम से अच्छा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। अपने डोमेन नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो कि मल्टीपल डोमेन की नॉलेज मैं लेके आऊँ, सो दैट आई विल बी हेल्पफुल फॉर माय कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अपने नेटवर्किंग को बिल्डअप करो, राइट? एंड उसके बाद में आप कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो, सो दैट पीपल विल नो यू, रिकॉग्नाइज यू। आप लोगों को हेल्प करो, स्टैक ओवरफ्लो में आंसर्स करें, क्वेरीज में हेल्प करें। तो ये कुछ चीजें हैं। अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लाइन पकड़ लेते हो 10-15 साल, जैसे आपने पूछा है, और उसके बाद अपन कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो ये चीजें हैं कुछ ग्रो करने के लिए। एंड अगेन देखो, टेस्टिंग इज वेरी ब्रॉड। बेसिकली जैसे अब टेस्टिंग इज नाउ मूविंग टुवर्ड टेस्ट ऑप्स। टेस्टिंग अब वो टेस्टिंग नहीं रही, नाउ टेस्टिंग आल्सो इंक्लूड डेवऑप्स इनसाइड द टेस्टिंग, राइट? तो पहले क्या होता था, टेस्टर अपना कोड लिखता था, डेवऑप्स को देता था कि भाई इसका सीआई सीडी लिख देना, राइट? नाउ एक्सपेक्टेशंस आर कमिंग टुवर्ड्स टेस्टर कि यार टेस्टर ही सीआई सीडी लिख के देगा। अगर उसको अपना डॉकर वॉकर चलाना है, देन ही शुड राइट हिज ऑन डॉकर इमेजेस। हम तो सिर्फ उसको इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देंगे, राइट? तो इस तरीके से आप एक टाइम के बाद क्लाउड एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, क्लाउड पे काम कर सकते हो, और बेसिकली क्लाउड सर्विसेज को कैसे टेस्ट करते हैं, उसकी नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स क्लाउड पे होस्टेड रहते हैं, राइट? तो उनको वो यूज करना सीखना, कैसे आप, जैसे एग्जांपल, ईसीएस क्लस्टरिंग, लोड बैलेंसर, राइट? काफका, एसक्यूएस क्यूज, एडब्ल्यूएस लैम्बडा, ये कुछ सर्विसेज हैं एडब्ल्यूएस की जो बहुत जनरली यूज होती हैं। तो इनको भी अब होता क्या है, काफी डिपेंडेंसी डेवलपर पे डाल देते हैं अपन कि यार डेव टीम विल टेक केयर ऑफ दिस बैक एंड सर्विसेज। बट हु नोज कि ये सर्विसेज गलत कॉन्फ़िगर्ड हैं, ब्रेक हो सकती हैं, क्या वो थ्रॉटलिंग प्रॉपर है कि नहीं, लोड बैलेंसर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो आप ये सब चीज़ों को भी अपन टेस्ट कर सकते हैं विद टाइम। तो आप इसकी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ ग्रूम कर सकते हो। और इसका जैसे आपने फर्स्ट ही बोला कंटिन्यूअस लर्निंग, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भागना पड़ेगा ही। देखो, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, छोटे हो या बड़े, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो रोहित, क्योंकि अभी आप टीम भी हैंडल करते रहोगे, तो सपोज आपके टीम में बहुत सारे क्यूए हैं, तो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो एक क्यूए को बाकी क्यूए से अलग करता है और आपको लगता है कि हाँ, ये बंदा अच्छा काम कर रहा देखो, लोग सब अच्छा ही काम करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हर जना अपने तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करता है, ठीक है? और ऐसा कोई नहीं होगा कि जो ये सोचता है कि मैं बेकार काम करूं। बट है? यस, सर्कमस्टांसेस, प्रोजेक्ट, डोमेन नॉलेज, प्रेशर,
चीज़ें अलग-अलग कर देती हैं लोगों को। टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ, जैसे अपन सब क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट का दीवाना, राइट? तो अभी टीम लीड धोनी भी करता था, गांगुली भी करता था, सचिन भी करता था, राइट? एंड तीनों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, राइट? बट उनका काम करने का तरीका अलग था। वो उस रोल पे कोई अच्छा कर पाया, कोई नहीं कर पाया। बट हम ये नहीं कह सकते कि सचिन इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। अगर वो एक अच्छा कैप्टन या अच्छा लीडर नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा प्लेयर नहीं था। ही इज़ अ गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट? सो इस तरीके से अपने यहाँ पर भी कई फैक्टर्स होते हैं, जो डिपेंड करते हैं। तो जैसे अ, किसी की टेक्निकल स्किल सेट बहुत अच्छी होती है। वैसे टेस्टर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है एनालिटिकल स्किल सेट और लॉजिकल स्किल सेट। आपकी एनालिटिक्स कितनी अच्छी है, आप सोच कितना अच्छा सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है। तो ये एक फैक्टर है सबसे बड़ा। इसके अलावा डोमेन की नॉलेज, लेट्स से मेरे को हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट कराना है और एक मैं ऐसा क्यूए लगा रहा हूँ जिसको पेमेंट गेटवे का एक्सपर्टीज़ है 10 साल का, तो ही इज़ नॉट अ राइट फिट, राइट? तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि कौन कब किस तरीके से काम करेगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कुछ कुछ लोग काम अच्छा करते हैं बट दे कांट स्पीक वेल, रिप्रेजेंट वेल इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, राइट? दे वर्क एज़ ए, यू कैन से, क्या कहें उनको, कि पर्दे के पीछे से काम करने वाली कहानी है उनकी, राइट? हाँ, बट कुछ लोग होते हैं जो प्रेज़ेंट बहुत अच्छा करते हैं, काम कोई और करता है, प्रेज़ेंट उनसे करवाते हैं। तो अगेन ये कुछ चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है आपकी इंडस्ट्री की नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है ना? कुछ चीज़ें हैं कि कुछ लोगों के अंदर स्किल सेट होती है, मेंटरिंग अच्छा करते हैं, राइट? तो उनको उस तरह के काम में लगाते हैं जहाँ पे एक टीम है, जिसमें मिड एज इंजीनियर्स हैं और एक सीनियर इंजीनियर या एक लीड इंजीनियर हम लगाते हैं, जो एक अच्छा मेंटर है, टीम को ग्रूम भी करता है पैरेलल में। तो इस तरीके से राइट फिटमेंट को बिठाते हैं और लेट्स से किसी का एक्सपर्टीज़ पाइथन बीडीडी में अच्छा है, राइट? और मैं उसको प्लेराइट के प्रोजेक्ट में बिठाऊँगा, दैट इज़ नॉट हिज़ फॉल्ट, दैट इज़ माय फॉल्ट, ठीक है? वो मैं कह रहा हूँ ना, काम सब अच्छा करते हैं और करना चाहते हैं, मगर आपने फिटमेंट किसका किस तरीके से किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? अगर मैं कहता हूँ कि जो हमारा बॉलर है जसप्रीत बुमराह, राइट? ही इज़ अ गुड बॉलर, और अगर मैं उसको रोहित शर्मा की जगह बैटिंग कराऊँगा, राइट? So that is the wrong decision of the team captain and team management. That is not हाँ। his fault. इसका मतलब ये नहीं है कि he is not a good player. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका लीडरशिप जो है, लीडरशिप मैनेजमेंट या जो भी लीड है, दे शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर विद द रूल। हम्म। और हम लोग को भी ऐसा लीडर टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो हिसाब से उनको प्लेस अगर प्रॉपर करे तो वो लोग काम अच्छा कर ही लेंगे। बिल्कुल, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि देखो, टीम जभी बनी है, सेलेक्ट हुई है क्योंकि जब आपको पता है कि ये अच्छा कर चुके हैं। हाँ। आप आपकी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम वो इंटरव्यू क्रॉस करके आए हैं, राइट? तो रोहित, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अभी 15 इयर्स एक्सपीरियंस जाने वाले हो, तो नॉर्मली ये सुनने में आता है कि आईटी करियर नॉर्मली स्टॉप होने आ जाता है आफ्टर 15 इयर्स 20 इयर्स, तो आपको क्या लगता है इसके बारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन आई सेड दैट कि हर चीज़ टाइम के साथ में ग्रो होती है, करेक्ट? तो ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी। हर हर चीज़ समय के साथ अच्छी चलती है। अगेन जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, में? हाँ। करेक्ट? तो वही कहानी है, 15 साल अगर हो गए हैं और मेरा स्पेशलाइज़ेशन अच्छा है, एक्सपर्टीज़ अच्छा है, करेक्ट? तो नो वन कैन स्टॉप मी। अगेन अगर आप टेक्निकल रोल्स नहीं भी करना चाहते, देन यू कैन मूव टू लीडरशिप रोल्स। आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप अच्छा काम कर चुके हो, टीम मैनेजमेंट जानते हो, तो आप लीडरशिप रोल्स में ही मूव कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप अच्छे टेक्निकल हो, मैंने बोला भी था कि अब चीज़ें वैसी नहीं रही, नाउ कंपनीज़ आर लूकिंग फॉर स्पेशलाइज्ड पीपल, एंड जहाँ स्पेशलाइज्ड है, वहाँ पैसा भी है, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि स्पेशलाइज़ेशन इतना आसानी से मिलता नहीं है, वो एक टाइम, एक तजुर्बे के साथ आता है, करेक्ट? तो आप उस चीज़ों को स्पेशलाइज़ेशन करें, और काफ़ी लोग जो हैं वो 10, 15, 20 साल काम करते हैं, देन दे अंडरस्टैंड हाउ द आईटी
इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम वर्क्स, राइट? तो वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट करते हैं, कंपनीज खोलते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अ, वो जिसको अपन कहते हैं वो ऑन साइट, राइट? लॉन्ग टर्म ऑन साइट्स। तो अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, 10-15 साल एक्सपीरियंस है, देन इजीली यू कैन गो टू एनी कंट्री एंड स्टार्ट वर्क, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर अ मोर मैच्योर एंड स्पेशलाइज्ड पीपल, राइट? तो ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि 10-15 साल आईटी में काम कर लिया है या 15-20 साल आईटी में काम कर लिया तो ये फुल स्टॉप नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको सीखते रहना पड़ेगा। नहीं, सीखते तो रहना पड़ेगा उसमें कोई वो नहीं है। तो रोहित, मैं जैसे से आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत मोटिवेटेड रहते हो आप, न्यू न्यू ट्रेंड से अपडेटेड भी हो। तब अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हो ये सब न्यू जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं टेस्टिंग में, डेवलपमेंट साइड में? तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? देखो, मैं कई सारी कम्युनिटीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं लगातार कम्युनिटीज में लीड भी करता हूँ मैं कुछ चैप्टर्स को, ठीक है? मैं उनको लीड करता हूँ, कुछ कम्युनिटीज में मैं जाके एज ए स्पीकर भी जाता हूँ, तो वहाँ भी मेरे को बहुत सीखने को मिलता है, ठीक है? किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या नई-नई चीज़ें चल रही है। उसके अलावा काफ़ी जगह मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस जैसे अपने को मिलते हैं, करेक्ट? यूडेमी है, यूट्यूब है, उन कुछ चैनल से उनको सब्सक्राइब भी करता हूँ, और पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है बेसिकली, राइट? तो उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप कम्युनिटी से जुड़ेंगे जितना, राइट? तो आपको पता चलेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लिंक्डइन या जिस तरह के जो अपने सोशल प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, उनमें आप सही जी। आदमी को फॉलो करें, करेक्ट? आप सही जने को फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। उसके अलावा आप पॉडकास्ट सुने, वेबिनार सुने, जैसे कि ये भी एक पॉडकास्ट हो रहा है, करेक्ट? तो मैं आपके चैनल पे भी पॉडकास्ट सुनता हूँ, अभी मैंने कुछ रिसेंटली 2-3 पॉडकास्ट अभी अपने हुए थे, वो भी मैंने सुने। तो पॉडकास्ट बहुत अच्छा तरीका है, मैं जब भी ऑफ़िस जाता हूँ अपने घर से, मेरा ऑफ़िस भी काफ़ी दूर है, राइट? तो मैं जनरली उसको मोबाइल के ऊपर लगा के ब्लूटूथ पे कार में सुनता हूँ आराम से पॉडकास्ट। टाइम भी पास होता है, मैं ऑफ़िस भी पहुँच जाता हूँ, नॉलेज भी अपग्रेड हो जाती है। देखो, टाइम तो निकालना पड़ेगा, अभी अपन ऐसे बोलेंगे टाइम नहीं है पढ़ने का, तो वो रास्ता कहीं न कहीं से आपको निकालना पड़ेगा। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूँ रेगुलर। हम्म। तो रोहित, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत लोग देख रहे होंगे, शायद कोई क्यूए में आना चाहता होगा या कोई फ्रेशर्स होगा या मिड करियर में होगा। तो आप आपके साइड से क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको, ताकि उनको अपने करियर में कुछ हेल्प मिल जाए? देखो, टेस्टर के लिए एनालिटिकल स्किल बिल्ड करो सबसे पहले, है ना? टेस्टर का मतलब ये नहीं कि मैं कोई चीज़ प्रोडक्ट को देखूँगा, करूँगा तो ही टेस्टर। हम एक खाना खाते हैं, राइट? वी आर अ टेस्टर, भी हम टेस्ट करते हैं उसको कि नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है, खट्टा है, मीठा है। वी आर अ टेस्टर, राइट? टेस्टर ऑफ फूड। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को समझो। अभी तो टेस्टिंग समझना बहुत आसान इसलिए क्योंकि आप देखो छोटे-छोटे जो लोग स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं, राइट? मेरा बच्चा है, जैसे 5 साल का बच्चा है, वो ही इज़ सो कीन अबाउट टेक्नोलॉजी कि मैं उसको लेके गया और देयर वाज़ समथिंग बिल्डिंग बाय सम पीपल, कुछ लोग स्पेस को लेकर वीआर टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि एक बार इसको वीआर लगा के दो, राइट? देन ही सडनली स्टार्टेड कि यार ये चीज़ ब्लर दिख रही है, ये सही नहीं दिख रहा है, ये रॉकेट ऐसा क्यों दिख रहा है, इसका विज़न ऐसा होना चाहिए। तो मतलब जब एक छोटा-सा बच्चा उस चीज़ को पकड़ रहा है इस टाइम, तो जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपना टेस्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं। व्हाट्सऐप को देख लो, पेटीएम पकड़ लो। आप चीज़ों को एनालाइज़ करो, आप थोड़ा-सा माइंडसेट लाओ कि यार ये चीज़ ब्रेक कहाँ हो सकती है, करेक्ट? कोई ऐसी चीज़ जो ब्रेक हो सकती हो। आप देखो, यूज़ेबिलिटी एक अपने में एक टेस्टिंग है, राइट? कि वो सही से जो एप्लीकेशन बनी है वो प्रॉपरली यूजेबिलिटी पर खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। कैन कैन वी चेंज दिस एप्लीकेशन फॉर समवन हु डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट द टेक्नोलॉजी? वो भी एक टेस्टिंग का व्यू है, राइट? अगर एक एक ऐप मेरे पास है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी पेमेंट
ऐप पेटीएम और समथिंग। तो सबको पता है कि यार ये इस समय की सबसे हॉट बर्निंग एप्लीकेशन है जो पैसा इधर-उधर करती है दिन से लेकर रात तक, करेक्ट? तो अभी अगर सीनियर सिटीजन्स को अपन वो दें, तो कि उसकी इम्पोर्टेंट उसको कितना ईज़ से करके दे सकते हैं? क्या हम उसमें एक अलग से सेक्शन दे सकते हैं कि यार सिर्फ़ पेमेंट के लिए आप इस पे क्लिक कर दो, बाकी चीज़ें छुप जाएगी? क्योंकि अभी आप देखो उसमें बहुत सब आता है, ओपन डीमैट, स्कैन क्यूआर, ये वो फलाना बुक टिकट ये वो। तो क्या मैं ऐसा कुछ दे सकता हूँ कि डायरेक्ट सिर्फ पेमेंट के लिए एक अलग से एक पेटीएम और सम सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट? तो ये आप सोच सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो धीरे-धीरे। आप अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, राइट? तो उस कॉलेज के प्रोजेक्ट में 5-6 लोगों की टीम होती है। तो अभी पहले तो यही होता था, सब लोग कहते थे जी हम सबने मिलके डेवलप किया, राइट? अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बोल सकते हो मैंने इसको टेस्ट किया है, क्योंकि सब किसी को तो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कि भई मैंने टेस्ट भी किया है इसको। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए टेस्टर्स को लाया गया है यहाँ पर, क्योंकि समवन हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही फ़र्क है कि अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि किसी का रोल डिफाइन नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी का रोल डिफाइन है, कि अगर ये ऐसा होता है देन हू विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सो दैट्स व्हाई क्यूए। तो टेस्टिंग एक अपने में बहुत ब्रॉड फील्ड है। तो लोग इसको सीख सकते हैं, किसी भी लेवल पे सीख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में सीख सकते हैं। और मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, बट येस वन्स यू एंटर इनटू द इंडस्ट्री यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ टेस्टिंग के नियम कायदे हैं, उसको आपको समझना होगा। उसके लिए वैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ बने हैं, राइट? बट हाँ, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ से नीचे हैं, देन जनरल जो भी आप चीज़ चला रहे हैं, दिन-रात यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी चीज़ों में जो गलतियाँ निकलती है, इट्स अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग इटसेल्फ। करेक्ट। और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी नहीं क्वालिटी है तो बहुत कोई यूज़ ही इम्पोर्टेंट नहीं है। करेगा। बिल्कुल, कोई यूज़ नहीं करेगा। थैंक यू सो मच रोहित, ये पॉडकास्ट के लिए टाइम देने के लिए। आज का हम लोग ने पॉडकास्ट बहुत प्रैक्टिकल रखने की कोशिश की है, कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं हुई है, सब प्रैक्टिकल बात हुई है। तो आप ये सब बातें अभी जाके भी अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच रोहित अपना टाइम देने के लिए, और होप आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा होगा। थैंक यू सिद्धार्थ। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा कि जो लोग ये पॉडकास्ट सुने, उसको प्लीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। और अगर कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप मेरे से लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, राइट? यू गाइज़ कैन मैसेज मी और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि सारे मैसेजेस को रिप्लाई करूँ, लोगों से कनेक्ट करूँ, ट्राई टू सॉल्व द क्वेरीज़। आप कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ें और ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर देयर फ्यूचर। हाँ, रोहित बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। मैंने भी मैसेज किया था, मुझे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आया था पॉडकास्ट के लिए। हाँ, मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि जितने भी मेरे पास एक दिन में मैसेजेस आए, उनको मैं रात में डेडिकेटेड मैंने अपना एक कैलेंडर बना रखा है, जिसपे बैठ के मैं फिर उनको रिप्लाई करता हूँ। एंड इफ पीपल आर ऑनलाइन देन आई यूजुअली ट्राई टू कनेक्ट ऑन फ़ोन, टीम्स या जैसे भी उनको डिस्कस करना चाहिए, मैं पूरी हेल्प करता हूँ उनकी। थैंक यू सो मच रोहित, मतलब आप टेस्टिंग कम्युनिटी के लिए सब कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। थैंक यू। ओके, बाय। बाय।